Hello student, today we are study about enzymes. Enzyme, a biocatalyst which is secreted by living cell. तो इसके बारे में आज हम लोगों का अपना क्लास है जिसे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एंजाइम, enzyme, the biocatalyst. It is secreted from living cell. It is secreted from living cell. अब इसे सेल ना कह के मैं इसे टिश्यू मास कलेक्शन कह सकता हूं, जिसे हम ग्लैंड कहते हैं। और ग्लैंड में भी एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड माने डक्टेड ग्लैंड। इसमें डक्ट होता है, नालिकाएं होती हैं ऐसे। दिस इज डक्टेड ग्लैंड, ये डक्टेड ग्लैंड होता है। और ये डक्टेड ग्लैंड जो बायोकेमिकल सिक्रीट करता है, इस बायोकेमिकल को हम लोग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो होता है प्रोटीनस नेचर होता है। प्रोटीनस नेचर होता है। और प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन? ये आपका जो प्रोटीन होता है वो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इसे सिंपल प्रोटीन या कॉन्जुगेट प्रोटीन ये होता है, अगर इसको केमिकली देखें तो। कुछ एंजाइम जो होते हैं नॉन प्रोटीनस भी होते हैं। अच्छा, अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं जो इसमें उपस्थित है, तो एंजाइम में अगर आप देखा जाए तो कुछ एंजाइम तो प्योर प्रोटीनस ही होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीनस पार्ट के अलावा कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है। मतलब जैसे हम कहें कि सम enzymes contain non-proteinous part along with proteinous पार्ट। माने जो नॉन प्रोटीनस पार्ट भी इसमें होता है। दिस नॉन प्रोटीनस पार्ट जो होता है ना प्रोटीन पार्ट के अलावा, इसे हम कोफैक्टर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। अब देखिए कोफैक्टर, अभी अभी आपको पता चला। दिस कोफैक्टर, दिस मे बी metal ion like K plus, Na plus, Mg2 plus, Ca2 plus, Zn2 plus, एटसेट्रा। बहुत सारे मेटल आयन हो सकते हैं। अच्छा,
ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है, ये जो है अगर मान लीजिए कि ये इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कोफैक्टर जिन्हें हम कह रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। अगर ये नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑर्गेनिक हो, इफ the non-proteinous part is organic, अगर नॉन प्रोटीनस पार्ट आपका ऑर्गेनिक होता तो इसको दो कैटेगरी में डालेंगे हम लोग। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये दो प्रकार से होगा। अगर ये लूजली बॉन्डेड है यानी वीक बॉन्ड है विथ प्रोटीन, जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसके साथ अगर वीकली बॉन्डेड है, इफ इट इज वीकली बॉन्डेड विथ प्रोटीनस पार्ट, अगर ये प्रोटीनस पार्ट के साथ वीकली बॉन्डेड है या लूजली बॉन्डेड बोल सकते हैं, तो इसे हम कोएंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? कोएंजाइम। अगर मान लीजिए इफ इट स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ प्रोटीनस पार्ट, तो बेटा जी इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये देखिए, अब आपके पास एक ऐसा एंजाइम का प्रकार आ गया जिसमें एक्चुअली दो भाग हो गए। एक आपका तो मान लीजिए प्रोटीनस है, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है, इसमें आपका एक प्रोटीनस पार्ट है और एक नॉन प्रोटीनस है। अब ये देखिए, अगर ये इस पार्ट को मैं स्पेशली इस पार्ट को खासकर तब ये जब ऑर्गेनिक होगा, तो अगर ये ऑर्गेनिक है तो इसे मैं, जैसा कि आपने देखा, कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहा हूं, और इसके साथ जो है उसको मैं एपो एंजाइम कहूंगा। और अगर ये दोनों से मिलके जो बनता है उसको होलो एंजाइम कहेंगे। अब ये देखिए, या तो एंजाइम पूरा प्रोटीन होता, प्रोटीन नहीं है तो एक आपका प्रोटीनस होता, दूसरा कोफैक्टर यानी मेटल आयन होता है, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया, कैसिन हो गया जिसमें कैल्शियम है, हीमोग्लोबिन हो गया जिसमें एल्यूमिन के साथ आपका आयरन है, या एपो एंजाइम के साथ आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, जैसे कि हमने बताया था न्यूक्लिन होता है, मायोसिन होता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन में भी जो होता है उस तरह से, या फिर कोई एंजाइम होगा। अगर ऐसा कोई है तो उसे होलो एंजाइम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम का ये कैटेगरी तय किया हम लोगों ने। अच्छा, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर का बात करूं, क्या बात करें बेटा? नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अगर नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम कहें तो ये सबस्ट्रेट प्लस, ये क्या करेगा? सबस्ट्रेट प्लस ASE जोड़ेंगे हम लोग इसमें। जैसे मान लीजिए कि माल्टोज है, तो ये माल्ट है, तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? माल्ट प्लस ASE। मान लीजिए यूरिया है,
हम इसे कहेंगे यूरिएज, यूरिया यूरिएज। अगर मान लीजिए एमाइल है, एमाइल यानी स्टार्च, तो हम इसे क्या कहेंगे, एमाइलेज, इस तरह से। लेकिन यहां पे दो चीज ध्यान रखना है कि कुछ एंजाइम का नाम अब भी क्लासिकल है, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ऐसा। तो ये एंजाइम के बारे में बातें होंगी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो चूंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन हाईली सेंसिटिव होता है, तो इसलिए टेम्परेचर और पीएच दोनों इसको प्रभावित करेगा, है ना। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं ऑफ एंजाइम, तो देखिए नंबर एक बात है कि हाईली कंसंट्रेटेड, रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, ये बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होता है, ये बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड होता है, मतलब हाईली कंसंट्रेट होता है, रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मैक्सिमम रिएक्टिव एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, एंड पीएच जो होगा अप्रोक्सीमेटली 7 होता है, या आप कह सकते हैं 6 to 8 के बीच में इसका पीएच, 6 to 8 के बीच में। अच्छा, कोई पदार्थ ऐसा भी होता है, सम सब्सटेंस either decrease or stop the activity of enzyme, या तो उसकी एक्टिविटी को कम करेगा या तो रोक देगा। Such substances are called enzyme inhibitor, एंजाइम इनहिबिटर्स। इसे मैं एंजाइम इनहिबिटर कहूंगा, जैसे बेटा जी HCN हो गया, H2S हो गया, CH2 हो गया, एटसेट्रा। ये सब जो ब्लॉक कर देते हैं, ज्यादातर पॉइजन यही होते हैं, पॉइजन के कंपोजिशन में ये सब चीजें होती हैं। ये जाएंगे आपकी एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, जिससे आप बहुत जल्दी, मतलब आपका बॉडी का सारा एक्टिविटी ब्लॉक हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। अच्छा देखिए, एंजाइम्स का जो है एक चार्ट भी है अपने पास। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग एंजाइम्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास माल्टेज है, तो ये क्या करेगा, माल्टोज को माने C12H22 O11 को ये क्या करेगा, डिसोसिएट कर देगा इन ग्लूकोज में, अल्फा ग्लूकोज। अगर मान लीजिए 2 ग्लूकोज ले लीजिए, अगर जाइमेज है तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा क्या, इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में। एमाइलेज है, ये क्या करेगा, ये आपका स्टार्च को तोड़ देगा इन मतलब ग्लूकोज में, अल्फा ग्लूकोज में। इसी प्रकार अगर हम देखें
यूरिया है, यूरिएज है। ये क्या करेगा, NH2 CONH2 यानी यूरिया को तोड़ देगा आपका अमोनिया और CO2 में। ऐसे ही मान लीजिए पेप्सिन है, ये प्रोटीन को क्या करेगा, अल्फा एमिनो अम्ल बना देगा, अल्फा एमिनो एसिड बना देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन को अल्फा एमिनो एसिड बना देगा। ऐसे ही अगर आप देखें, आपके पास डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो डीएनए का पॉलीमर क्रिएट करता है, माने फॉर्म डीएनए पॉलीमर। इस प्रकार से बेटा जी जो भी चीजें होता है, लैक्टेज है वो लैक्टोज को तोड़ देगा आपका ग्लूकोज और गालैक्टोज में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितना भी न्यूक्लियस है वो आरएनए और डीएनए को बनाने में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड्स को। इसके अलावा अगर हम देखें इनका इंपॉर्टेंस, तो एंजाइम्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो कि बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे बियर इंडस्ट्री हो गई, अल्कोहल इंडस्ट्री हो गई, इनमें एंजाइम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर इंपॉर्टेंस देखें तो यूज इन बियर एंड अल्कोहल इंडस्ट्री, ये जो लेदर होता है ना, लेदर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारा। पेप्सिन यूज टू मेक सॉफ्ट, क्या भाई, यूज टू मेक सॉफ्ट द लेदर, यूज टू मेक सॉफ्ट लेदर को सॉफ्ट करने में यूज होता है। ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम डेफिशिएंसी डिजीज होता है। इट्स डेफिशिएंसी cause disturbance in metabolic या disturbance in metabolic activity और डेफिशिएंसी डिजीज जैसे फिनाइल कीटोयूरिया, एक बहुत बीमारी है फिनाइल कीटोयूरिया, ये भी एंजाइम डिजीज है, एंजाइम की वजह से होता है, कमी से होता है। इसी प्रकार चीज़, पनीर, चीज़ वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि एंजाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर नॉर्मल माइंड बॉडी एक्टिविटी। तो इसको बार बार आप लोग रिवाइज करिए और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।